दोस्तों, चांद हमेशा से ही इंसान को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। जब से धरती पर इंसान का जन्म हुआ है, तब से ही वो इसके रहस्य को जानने की कोशिश में लगा हुआ है। सालों पहले से इंसान की यही ख्वाहिश रही है कि वो चांद पर जाए और वहां जाकर देखे कि चांद पर आखिर है क्या। वही इंसान ने अपना यह सपना पूरा भी किया। पर नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट को भेजकर इसकी जमीन को जाकर देखा, और ये तो हम सभी जानते हैं कि चांद पर जाने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग थे। नासा का यह अपोलो मून मिशन सफल रहा, जिसने इतिहास रच दिया। लेकिन नासा के लिए यह सब करना बहुत मुश्किल था। आज के समय में हमारे पास तकनीक बहुत ज्यादा विकसित हो गई है, लेकिन तब तकनीक इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी। लेकिन फिर भी नासा ने कड़ी मेहनत के साथ इस मिशन को अंजाम दिया। आज के इस वीडियो में हम चांद से जुड़े इस मिशन अपोलो के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे शायद आपने पहले कभी नहीं जाने होंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इतना ही नहीं, इन खास बातों में आपको ये भी पता चलेगा कि इस मिशन के दौरान कुछ ऐसा हो गया था जिसके चलते नील आर्मस्ट्रांग धरती पर लौट ही नहीं पाते। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण यह हादसा होते होते बचा? इन सब बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 20 जुलाई 1969 वो ऐतिहासिक पल जब पूरी दुनिया की नजरें चांद पर टिकी हुई थी, क्योंकि पहली बार कोई इंसान चांद पर उतरने वाला था। शायद बहुत से लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि जब वो चांद पर उतरेगा तो उन्हें वह पृथ्वी से दिखाई देगा। इस मिशन को अपोलो 11 नाम दिया गया। हालांकि पूरी दुनिया अपोलो 11 के बारे में सिर्फ इतना ही जानती थी कि उस दिन एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर सही सलामत उतरे थे और कुछ समय बाद वापस पृथ्वी पर लौट आए थे। उन्होंने वहां पर करीबन 21 घंटे का समय बिताया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो देर हो रही है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि उस दिन चांद की सतह पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये बात आज से करीब 54 साल पहले की है, जब अमेरिका अपने कई असफल प्रयासों के बाद अपोलो 11 को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा था। सारी तैयारियों के बाद अपोलो 11 को 16 जुलाई 1969 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के 4 दिन बाद ये चंद्रमा की सतह के बेहद नजदीक पहुंच चुका था। यानी अब अगले कुछ ही पलों में अपोलो 11 का चंद्रयान ईगल अपने निर्धारित स्पॉट पर उतरने को तैयार था। लेकिन जब लैंडिंग से पहले टाइम की गणना की गई तो पता चला कि ईगल किसी अज्ञात कारण की वजह से अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। यानी इसका मतलब यह था कि जो जगह लैंडिंग के लिए निर्धारित की गई थी, अब ईगल वहां न उतरकर कई ऐसी जगह पर लैंड करेगा जिसका आइडिया न तो कंट्रोल सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों को था और न ही विमान में बैठे एस्ट्रोनॉट को। इधर अंतरिक्षयान और चंद्रमा के बीच की दूरी अब महज कुछ ही किलोमीटर बची थी, जो एक बड़े खतरे का संकेत था, क्योंकि ये एक ऐसी लैंडिंग होने वाली थी जिसका परिणाम क्या होगा ये आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन बज़ दोनों ही नहीं जानते थे। इतना काफी नहीं था, तभी अचानक उनके विमान में मौजूद कंप्यूटर भी एरर शो करने लगा, जिसके चलते विमान की ऑटोमेटिक प्रणाली बाधित होने लगी थी। उधर लैंडिंग का समय भी अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। यही सबसे ज्यादा खतरनाक समय होता है एस्ट्रोनॉट और किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए लैंड करना। अब ये नील आर्मस्ट्रांग को तय करना था कि विमान को एक विशालकाय क्रेटर में उतरने दे या फिर इसका कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इसकी लैंडिंग ऐसी जगह करवाए जिससे उनकी और विमान दोनों की जान बच सके। अब नील आर्मस्ट्रांग ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए विमान का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और 20 जुलाई रात करीब 8:17 पर ईगल की सफल लैंडिंग करवा दी। आपको बता दें कि आर्मस्ट्रांग द्वारा चुनी गई जगह को ही खुद उन्होंने सी ऑफ ट्रैंगुलिटी का नाम दिया था, जहां गर्व के साथ नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने पहली बार कदम रखे थे और फिर अपने देश का झंडा फहराया था। यहां तक जाने के बाद आपको लग रहा होगा कि चलो आखिरकार एक छोटी सी मुसीबत के बाद फाइनली ये मिशन कामयाब हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन जब चांद पर घूम रहे थे, तब उनका प्रसारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। ऐसा तब जानबूझकर किया गया था, क्योंकि वो कुछ ऐसा कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज काट दी गई थी। जबकि चांद पर अनेकों टावर हैं जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर तक बताई गई है, और उन दोनों लोगों ने भी ऐसे ही बड़े टावर को देखा था, लेकिन ये जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचने दी गई। ये टावर एलियन ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे। आज ये टावर वीरान पड़े हैं और इन्हीं टावर की जानकारी के लिए नासा ने कई बार इंसानों को चांद पर भेजा। लेकिन जब आखिरी बार इंसान चांद पर गया और वहां पर उन्हें एलियन मिले थे,
एलियन ने इंसानों को वहां से जाने की धमकी भी दी थी और कभी वापस न आने के लिए भी उनको कहा गया था। ये बात खुद नील आर्मस्ट्रांग ने एक इंटरव्यू में कही थी। उनके यान का किसी ने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले किसी यान से पीछा भी किया था। इतना ही नहीं, कई यात्रियों ने चांद पर संगीत बजने की आवाजें भी सुनी थी, लेकिन नासा ने कभी इस बात पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। अगर नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्री की माने तो उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि चांद पर एलियन आते रहते हैं और उनका वहां पर अपना देश, अपनी कॉलोनियां भी हैं। उनके अनुसार चांद अंदर से खोखला है क्योंकि उनकी सतह पर एलियन ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है, और अगर हम चांद की सतह पर किसी चीज को जोर से मारते हैं तो वह बहुत देर तक कंपन करता रहता है, जैसे कोई एक खोखली चीज करती है। अब उसमें सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एलियन वाकई में होते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो जीव होगा ही। और ये बात भी सच है कि चांद से वापस लौटने में कोई ना कोई समस्या तो बहुत ज्यादा है। यानी कोई ना कोई समस्या ऐसी है कि धरती पर बैठे आप और हम जैसे लोग, जिन्हें लग रहा था कि अब तो अपोलो 11 अपने मकसद में कामयाब हो चुका है और अब केवल जश्न मनाना ही बाकी रह गया है, उन्हें इस बात का आइडिया भी नहीं था कि अभी इस मिशन की असली परीक्षा यानी सफलतापूर्वक घर वापसी तो बाकी ही थी, जिसे पूरा किए बगैर ये मिशन कामयाब नहीं हो सकता था। लेकिन ये चीज एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से असंभव हो गई थी। यानी इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए चंद्रमा पर ही फंसने वाले थे। दरअसल हुआ यूं है कि चंद्रमा पर लैंडिंग के तुरंत बाद विमान के इंजन में मौजूद फ्यूल पाइप में दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि चंद्रमा पर टेम्परेचर काफी कम होने के कारण फ्यूल पाइप में मौजूद नमी अब बर्फ में बदल चुकी थी, जिसके कारण पाइप का दबाव निर्धारित मापदंडों से काफी ज्यादा हो चुका था। हालात ये हो चुकी थी कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट को ये आदेश देने ही वाला था कि विमान को तुरंत खाली कर दें, क्योंकि वो दबाव इतना ज्यादा था कि विमान किसी भी समय ब्लास्ट कर सकता था, और अगर ऐसा होता तो एस्ट्रोनॉट हमेशा के लिए चंद्रमा पर ही फंस कर रह जाते। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ही थी कि कुछ समय बाद ही बर्फ पिघलने लगी, जिसके कारण पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो गया। शायद किस्मत भी यही चाहती थी कि इंसान की कोशिश बेकार न जाए, लेकिन खतरा अभी तक पूरी तरह से टला नहीं था, क्योंकि इस समस्या से निकलने के तुरंत बाद विमान के एक पार्ट में गड़बड़ी होने लगी। विमान के इस हिस्से का एक स्विच टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से पूरा सर्किट ब्रेकडाउन हो चुका था और उस हिस्से की पावर भी पूरी तरह से कट हो चुकी थी। हालांकि कुछ समय बाद खोया हुआ स्विच इनको किसी तरह वापस मिल गया, लेकिन अब समस्या ये थी कि इस स्विच की वजह से हुए सर्किट ब्रेकडाउन को ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की ट्रेनिंग उन्हें दी ही नहीं गई थी। 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो एल्ड्रिन ने एक पेन को उस छेद में डाला जहां से वो स्विच टूटा था। कमाल की बात यह रही कि जो काम 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद भी नामुमकिन सा लगने लगा था, वो एक पेन की मदद से पूरा हो गया, और एल्ड्रिन की सूझबूझ के कारण विमान की वो बंद पड़ी यूनिट फिर से चलने लगी। अब सब कुछ ठीक हो गया था, तो वक्त था घर वापसी का, यानी पृथ्वी पर वापस आने का। इसके लिए नासा ने एक प्लान बनाया। कोलंबिया विमान, जिसकी मदद से उन्हें वापस पृथ्वी पर लौटना था, उसमें मौजूद 2 मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट थे और सर्विस मॉड्यूल जिसमें चांद की सतह से लाया गया विमान का अन्य सामान था। सर्विस मॉड्यूल को कोलंबिया के धरती के वातावरण में प्रवेश करते ही अलग अलग दिशा में अलग होना था, यानी पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही कोलंबिया से दोनों मॉड्यूल विपरीत दिशा में अलग होने वाले थे, जिससे इन दोनों का आपस में टकराव न हो सके। इस तरह प्रशांत महासागर में दोनों ही मॉड्यूल की सफल लैंडिंग हो जाती है और मिशन भी कामयाब हो जाता है। लेकिन शायद इम्तिहान की घड़ियां भी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ये मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हुए, ये दोनों अपोजिट दिशाओं में जाने के बजाय एक दूसरे के आगे पीछे ही दिशा में गिरने लगे। जिस स्पीड से ये दोनों मॉड्यूल नीचे की तरफ आ रहे थे, उस समय टकराना तो छोड़िए, अगर ये दोनों आपस में टच भी हो जाते तो वहीं पर ब्लास्ट हो जाते। लेकिन यहां भी उनकी किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया। दोनों मॉड्यूल बिना किसी टक्कर के सफलतापूर्वक अंततः 24 जुलाई को प्रशांत महासागर में आकर गिरे, जिसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, और आखिरकार अपोलो 11 मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा। हालांकि अभी एक और खतरा था जो इन एस्ट्रोनॉट के सर पर मंडरा रहा था। एक नई वातावरण में से वापस आने के कारण वैज्ञानिकों को यह डर था कहीं इनके शरीर में कोई अनजान बैक्टीरिया या वायरस तो मौजूद नहीं था, पूरी मानव जाति के लिए विनाशकारी साबित तो नहीं होने वाला है। इसलिए तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अगले 3 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया, ताकि अगर उनके शरीर में किसी वायरस या बैक्टीरिया ने प्रवेश किया हो तो उसका असर दिख सके। हालांकि एक कड़वी सच्चाई ये भी थी कि उसे क्वारंटाइन सेंटर से बाहर आने से पहले या तो उन्हें स्वस्थ होना था
या फिर किसी अनजान बीमारी से गिरकर मर जाना था, क्योंकि अगर वो किसी एलियन बैक्टीरिया से संक्रमित होते तो उसका इलाज शायद पृथ्वी के वैज्ञानिकों या डॉक्टरों के लिए संभव ही नहीं था। लेकिन यहाँ भी उनका साथ उनकी किस्मत ने बखूबी निभाया और लोग अपना क्वारंटाइन पूरा करके दुनिया के सामने एक रियल हीरो की तरह वापस आ गए। जिसके बाद नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन बज ने कई देशों का दौरा किया और उन्हें सम्मानित भी किया गया, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन नासा यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने 1972 आने से पहले ही इंसानों को 6 बार और चांद पर भेज दिया और एक इतिहास रच दिया। इसके बाद से ही चांद पर रहने और वहां बस्तियां बसाने की बातें तक होने लगी थी। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ